हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारी सीडीपी सीरीज की थर्ड क्लास है। उम्मीद है आप लोगों ने पीछे की दो क्लासेस देख ली होंगी, क्योंकि इन क्लासेस के कंसेप्ट जो है वो आपस में रिलेटेड हैं। जो हमने पीछे इन डेप्थ डिस्कस किया है वो हम आगे इन शॉर्ट देखेंगे। तो क्वेश्चंस प्लीज आप सारी क्लासेस देख लें। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का है, Which of the following is not a component of observational learning? इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंपोनेंट नहीं है? तो यहां से जो कंपोनेंट का मतलब होगा कि इसका पार्ट, कि इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसकी थ्योरी का पार्ट है। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग है ना, ये आपकी एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। इसमें ये कहते हैं कि जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, चिल्ड्रन अपने सराउंडिंग से सीखता है। और वो अपने सराउंडिंग से कैसे सीखता है? चीजों को ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्वेशन से मतलब उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कि अब वो किसी को कुछ बिहेव करते हुए देखेगा, अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स को, या मान लें कि उसके सीनियर्स हैं या उसे जो सिबलिंग्स उसके उससे बड़े हैं, इन सबको देख के भी बच्चा सीख जाता है। तो जो इसका ये जो बिहेवियर जो ये सीखेगा ना, तो ये जो जिससे आएगा वो आपकी ऑब्जर्वेशन से है, मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये। और जो यहाँ पे ये सब लोग हैं, जैसे कि इसके पेरेंट्स हैं, इसके सीनियर्स हैं, या मान ले सोसाइटी मेंबर्स हैं, तो ये सब यहाँ पे एज अ मॉडल है इस बच्चे के लिए। तो इनका जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, मॉडलिंग का कंसेप्ट भी है कि इनके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंडर जो कंसेप्ट है वो मॉडलिंग का है। तो फिर इससे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखें, सिंपल ये है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऐसे चार कंपोनेंट्स हैं, चार पार्ट्स में है ये। अगर हम इसे सिंपल भाषा में देखें तो मान लें कि अगर हमें सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। मान लें हम किसी को देख रहे हैं, मतलब उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें उस चीज के लिए अटेंटिव होना पड़ेगा, मतलब हमें अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी उस चीज को। इतना ध्यान से उस चीज को देखना पड़ेगा कि हम उस चीज को सीख सकें। नॉर्मल प्रोसेस है कि आप किसी भी चीज को सीखेंगे ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अटेंशन उस चीज के रिगार्डिंग पे करना पड़ेगा कि हाँ, तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे। मान लें आपने अटेंशन पे कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अटेंशन पे किया तो उसके बाद सेकंड हो गया कि आपने अटेंशन तो दे दिया, पर आपको ये चीज बाद में याद भी होनी चाहिए उस सिचुएशन में, जब अगर आप इसे परफॉर्म करना चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज आप पे रिटेंशन, यानी कि आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आपने इस चीज को रिटेन कर लिया है, मतलब आप उस एक्शन को रिकॉल कर सकें जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अटेंशन के बाद जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, रिटेंशन की, कि आपको वो बिहेवियर याद है। थर्ड, ये दोनों चीजों के बाद आप उसको प्रोड्यूस भी कर सकें, मतलब प्रोडक्शन कर सकें। भी याद है कोई चीज, याद होना और उस चीज को प्रोड्यूस करना, इसमें भी एक गैप होता है कि हमें कुछ चीज पता है, पर क्या हम उस चीज को कर भी सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है प्रोडक्शन का। और जो फोर्थ, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है मोटिवेशन। कि हम इतना मोटिवेटेड हैं या हमें अंदर से हम खुद को इतना इनकरेज कर पा रहे हैं कि हम उस चीज को कर लें। तो मोटिवेशन इसमें मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है कई बार आपको पता भी है किसी चीज को करने का, आप कुछ चीज करना चाहते हैं, पर क्या आपको उस चीज को करने के लिए आपके अंदर उतना मोटिवेशन है, ये मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपका। तो हमने देखे कि इसके चार कंपोनेंट्स हैं। अटेंशन, कि आप पहले उस चीज पे अटेंशन पे करें। रिटेंशन मतलब आपको, क्योंकि वो बिहेवियर आप इन फ्यूचर शो करेंगे, तो उसके लिए आप उस चीज को रिटेन करे हुए हैं, मतलब आपके दिमाग में वो चीज है। थर्ड, प्रोडक्शन, कि आप उसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और जो प्रोडक्शन के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए वो आपके अंदर इन है, या चाहे वो इनबिल्ट हो,
चाहे किसी ने आपको मोटिवेट किया हो, तो ये चीजें जरूरी हैं। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमने देखा कि अटेंशन तो फर्स्ट स्टेप ही है कि आप अटेंशन पे करेंगे तभी, फिर रिटेंशन है आपका, फिर प्रोडक्शन है कि आप उसे प्रोड्यूस कर पा रहे हो, फिर आपका यहाँ पे प्रेपरेशन की जगह मोटिवेशन है कि आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड हैं कि आप उस चीज को कर पाए। तो जो नहीं है वो आपका है प्रेपरेशन। और याद रखिएगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंसेप्ट एल्बर्ट बेंडूरा का है कि बच्चे अपने सराउंडिंग से ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। इसमें मेनली यही चीज है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन फेन ब्रेनर, ये आपके साइकोलॉजिस्ट हैं ब्रॉन फेन ब्रेनर, तो इनका बायो इकोलॉजिकल मॉडल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग द पेरेंट्स सिबलिंग्स यानी कि जो उसके बहन भाई होंगे ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, इनका कहना है ब्रॉन फेन बर्नर का जो बायो इकोलॉजिकल मॉडल है उसमें जो बच्चे के माँ बाप और जो उसके भाई बहन है वो ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइक्रो सिस्टम, सेकेंड है आपका एक्सो सिस्टम, थर्ड है आपका मैक्रो सिस्टम और फोर्थ है आपका क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका ये जो ब्रॉन फेन ब्रेनर है इनका बायो इकोलॉजिकल मॉडल है क्या। मतलब एक क्वेश्चन तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो ये बायो इकोलॉजिकल मॉडल है, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे भी दे सकता है कि किसने दिया है, तो वो है आपका ब्रॉन फेन ब्रेनर ने। तो बायो इकोलॉजिकल मॉडल क्या है, तो इसकी सबसे पहली जो डेफिनेशन होगी ना वो ये होगी कि बायो इकोलॉजी क्या होता है। बायो इकोलॉजी होती है स्टडी होती है ये इंटर रिलेशन की जो लिविंग बीइंग और उनके इन्वायरमेंट के बीच में होता है। मतलब आदमी और जो उसका सराउंडिंग है ना, इनके बीच का जो इंटर रिलेशन है ना, इस चीज की स्टडी आपकी बायो इकोलॉजी होती है। बायो मतलब आदमी या उसकी बायोलॉजी जो भी उसका नेचर है, इकोलॉजी यानी कि वो जिस इन्वायरमेंट में है उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो चीज। तो आपका क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन फेन ब्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल द पेरेंट्स सिबलिंग ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, कि जो उसके पेरेंट्स या जो उसके भाई बहन है वो किस सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये जो आपकी बायो इकोलॉजिकल मॉडल है ना, इसने इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की है कि जैसे पहले ये कंसेप्ट था कि अगर कोई इंसान गरीब है ना तो वो अपनी बायोलॉजी की वजह से है, मतलब वो कहाँ पैदा हुआ है या किस घर में पैदा हुआ है इसकी वजह से है। तो मतलब उसकी बायोलॉजी ऐसी है क्योंकि उसके पेरेंट्स गरीब है तो वो गरीब है। पर इस इन्होंने सॉरी इन इन्होंने ये जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की वर्ल्ड को कि अगर हम ऐसे लोगों की कंडीशन सुधारनी है ना तो हमें ना इनका इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा ताकि इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। आपकी वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट कि जिसमें कोई कहता है कि आदमी का सिर्फ नेचर मैटर करता है और वही उस डिबेट में हम आगे कहते हैं कि नहीं, उस वो किस इन्वायरमेंट में है ये चीज भी मैटर करती है। मतलब इसमें आपकी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इंसान का दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मतलब 1960s के टाइम की है। उस टाइम जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा ऐसे भेदभाव था या जो लोग ऐसे थोड़े लो स्टेटस के थे उनको ऐसे माना जाता था कि ये डेस्टिन्ड है या उनकी बायोलॉजी ऐसी है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर इन्होंने कहा ब्रॉन फेन बर्नर ने कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं। कैसे? उस बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए। तो फिर इन्होंने कहा कि जो बच्चा है ना, जो चाइल्ड होता है उसकी इन्वायरमेंट की वो पांच सिस्टम्स में होता है। मतलब पांच टाइप का इन्वायरमेंट उसको सराउंड करता है। मतलब जैसे ये मान ले कि ये चाइल्ड है, तो सबसे पहले जो इसका बिल्कुल नियरेस्ट या क्लोजेस्ट जो इन्वायरमेंट रहेगा तो इसमें क्या होगा कि ये इसका माइक्रो होता है। मतलब ये इसका माइक्रो सिस्टम होता है। मतलब इनके चाइल्ड जो होता है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो ये चाइल्ड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इसमें इन्होंने कौन सा पुट किया है, इसमें होते हैं आपके चाइल्ड के पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स जिनके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, या जैसे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं उसके पीयर्स या उसके फ्रेंड्स वगैरह जो उसके साथ होंगे। और इसमें जो सेकंड एनवायरनमेंट मतलब जो सेकंड लेयर जो उस बच्चे को अफेक्ट करेगी
वो होती है आपकी मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम ये क्या है? ये आपका है उन लोगों को, जैसे कि पेरेंट्स हैं बच्चे के, ये पेरेंट्स यहाँ चाइल्ड के साथ इन्वॉल्व हैं, या पीयर्स हैं, या इसके टीचर्स जो हैं ये चाइल्ड के साथ यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। पर आपको पता है कि एक स्टेज पे टीचर पेरेंट, या जो बच्चे के पेरेंट्स, या जो उसके जो भी पीयर्स हैं यानी कि जो उसके दोस्त हैं, वो लोग भी आपस में इन्वॉल्व होंगे। तो वो जो ये आपस में जो इनका इन्वॉल्वमेंट होता है ना, ये मीजो सिस्टम पे होता है। तो जैसे मान लें कि हो सकता है कि बच्चे का जो पेरेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो आपस में अच्छा नहीं है, मतलब इन लोगों की ज्यादा बनती नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव इसका जो भी इन्वायरमेंट होगा ना, ये बच्चे को अफेक्ट करेगा। जो आपकी थर्ड लेयर आ जाती है ना यहाँ पे, मतलब जो उसका थर्ड लेयर है जो बच्चे के सिस्टम के अंदर, वो है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम आपका वो इन्वायरमेंट है जो बच्चे की, जैसे इन लोगों की जो सोशल सेटिंग्स है ना, इसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर जो बाकी लोग उनसे जुड़े हुए हैं ना, उनका इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि मान लें बच्चे की मदर का उसके बॉस के साथ रिलेशनशिप, मतलब काम पे जो उनका आपस की ट्यूनिंग है, या वो उनकी वर्क लाइफ ऐसे बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये चीज, जैसे मान लें कि उनके जो इसके पीयर्स हैं, यानी कि जो इसके फ्रेंड्स हैं, उनका अपनी जो मम्मी पापा के साथ जो रिलेशनशिप है, तो ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये एक्सो सिस्टम होता है। और ये चाइल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा? जैसे मान लें कि यहाँ पे इसकी मदर का और इनके बॉस का ऐसे झगड़ा हो गया, या इनका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इसकी मदर की जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं चाइल्ड को जाके अफेक्ट करेगी। तो ये चीज भी वो करती है। फोर्थ जो सिस्टम है आपका, वो है मैक्रो सिस्टम। ये आपकी फोर्थ लेयर है, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम आपका रिप्रेजेंट करता है कि चाइल्ड किस ज्योग्राफी में, मतलब कौन सी ज्योग्राफिकल सेटिंग, यानी कि कौन सी कंट्री में है, या कैसी सोसाइटी में है। तो ये चीज भी बच्चे को अफेक्ट करती है। और जो लास्ट है वो है आपकी क्रोनो स्टेज। सॉरी, ये सर्कल थोड़ा ज्यादा वो हो गया है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो फिफ्थ है ना आपका, वो है आपका क्रोनो स्टेज, या क्रोनो सिस्टम जो है आपका वो। तो ये चीज ऐसा है कि एक कोई ऐसी चीज जो ओवर द टाइम चेंज होगी, मतलब जैसे बच्चा 8-9 साल का था, फिर 12-13 साल में जाके हो सकता है उसकी फैमिली में कोई चेंजेस आ जाए। जैसे कि मान लें कि यहाँ बच्चे के पेरेंट्स में की आपस की रिलेशनशिप अच्छी हो, जैसे वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हो या जो भी है। पर जैसे मान लें यहाँ 8 का था, यहाँ 12 साल तक जाते जाते बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर इसके पेरेंट्स के बीच की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही है, मतलब हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह हो जाए। तो ये भी बच्चे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, जो उसकी फैमिली में एक टाइप का जो होता है ना कि चेंज आ गया है, ये इसका क्रोनो सिस्टम होता है। तो ये 5 टाइप का इन्होंने दिया है कि ये 5 सिस्टम्स बच्चे को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमें बच्चे की सही डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसके लिए उसका जो इन्वायरमेंट है ना, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर ये जो आपका अकॉर्डिंग ये जो ब्रॉनफेन ब्रेनर है, तो इनके बायो इकोलॉजिकल मॉडल की जो 5 स्टेजेस है, उसमें से जो उसका उसके पेरेंट्स और जो उसके बहन भाई है, वो आपका माइक्रो सिस्टम है। मतलब जो उनका बिल्कुल फर्स्ट वो सिस्टम है, वो आपका माइक्रो सिस्टम है। इस मॉडल के बारे में हम इन क्लास आगे क्लासेस में डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not the stage of Bruner's cognitive development theory? तो सबसे पहले कि आपकी जो ब्रूनर की भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन जब आपसे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको दिया जाए, तो उसमें पियाजे का नाम ना देके आपके बारे बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट दे दिए जाएं, जैसे कि वाइगोस्की, और उसमें ब्रूनर का नाम डाल दिया जाए। तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि पियाजे के अलावा जिसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वो जो सेकंड साइंटिस्ट है वो आपके ब्रूनर है। ब्रूनर का पूरा नाम है आपका जीरोम ब्रूनर। तो इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है इनकी डेवलपमेंट थ्योरी की? तो देखिए, जीरोम ब्रूनर का क्या कंसेप्ट है। इन्होंने कहा कि जो गोल है ना एजुकेशन का,
मतलब जो हमारी हम बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका क्या गोल है, मतलब क्या हम आखिरी में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि हमें बच्चे को ना इंटेलेक्चुअली डेवलप करना है, कि उसकी सोचने की समझने की शक्ति बढ़े। और इन्होंने कहा कि जो नीड है ना, जो इस टाइम की जरूरत है वो क्या है, ये लर्निंग हाउ टू लर्न, मतलब हमें ये सीखना है कि हम सीखें कैसे। मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे सिखाएं, पर ऐसे बोल रहे हैं कि हम सीखें या सिखाएं कैसे, ये चीज हमें सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले, मतलब सिंपल भाषा में समझे तो इन्होंने कहा कि हमें ना पहले कंसंट्रेट करना चाहिए कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट चीजों पर। मतलब वो चीजें जो ऐसे नेचर या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उससे एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर, ऐसे कंसेप्ट जिसके बारे में हमें रीजनिंग या माइंड से समझना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए इन्होंने क्या स्टेजेस दी हैं आपकी। फर्स्ट इन्होंने दिया है हैंड ऑन एक्शन, मतलब ये इनके सिंपल नेम्स हैं। हैंड ऑन एक्शन मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी को कोई चीज सिखानी है ना, तो सबसे पहले आप उसे उस चीज को एक्सपीरियंस करने दें, उस काम को, कि वो काम कैसे होगा। तो इसके लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया ना वो ऐसे लिया कि जैसे मान लें कि आपको बच्चे को मैथ सिखाना है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि आप ना जैसे एक केक ले लें। तो ऐसे बच्चों को ये सिखाने के लिए, जैसे कि काउंटिंग या परसेंटेज सिखाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप इसे 4 पीसेस में डिवाइड कर लें। 4 पीसेस में डिवाइड करने के बाद क्या करना है कि दो बच्चे होंगे जैसे यहाँ, तो दोनों बच्चों को ये कह देना है कि एक एक तो वो यहाँ, एक पीस तो वो यहाँ खा सकता है और एक पीस अपना घर लेके जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे बच्चे को ऐसे काउंट करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि केक का 1 2 3 4, मतलब ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पता लगेगा कि 4 का जो हाफ है ना वो 2 होता है, मतलब आधा उसका 2 हो गया। तो मतलब यहाँ बच्चा जो है ना वो करके सीख रहा है, मतलब वो केक को कट करेगा, उसके बाद वो सीख रहा है। सेकंड है उस इनका जो सेकंड स्टेज आएगी वो है लर्निंग विद इमेजेस। लर्निंग विद इमेजेस, इसका मतलब है कि जैसे मान लें कि आपको नेक्स्ट टाइम जब बच्चे को ये कहना हो कि आप सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि जो आपने केक ईट किया था ना, बच्चों को जो केक दिया था वो सर्कल की फॉर्म में था। तो बच्चे के दिमाग में वो केक की इमेज आएगी, वहां से वो सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई सर्कल ऐसा होता है। थर्ड जो इन्होंने स्टेप दिया है वो है कि जो स्टूडेंट ने सीखा है ना, जो उसने सीखा है भी हाँ ऐसे ऐसे चीज होती है, उसको इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसे कि 4 / 2 = 2 और द हाफ ऑफ द केक इज इक्वल टू 50%। मतलब आपको जो आपने सीख लिया अब उसको आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो ये इनका पूरा ये था कि आप कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चलें, कि आप उनका एक्सपेरिमेंट करवाएं, उसके बाद उनको उनकी थिंकिंग डेवलप करें कि कैसी वो चीज़ है। तो ये इनके ऐसे सिंपल नेम्स हैं कि हैंड ऑन एक्शन, लर्निंग विद इमेजेस, या स्टूडेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जो इनके एक्चुअल नेम इन्होंने आगे जाके दिए हैं ना वो है, फर्स्ट जो इनका हैंड ऑन एक्शन है ना, इस स्टेज को कहा है इन्होंने इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और जो आपकी सेकंड स्टेज है वो है आपकी आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जहां पे आप इमेजेस के साथ सीखेंगे। थर्ड जो आपकी है लर्निंग लैंग्वेज वाली, वो है आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आपने उस चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो यही हमारा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जैसे ये है जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया है, जो कि हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। और जो इनका इफेक्ट है ना वो ना सिंगापुर के मैथ्स के टीचिंग पे है, कि सिंगापुर का जो मैथमेटिक का पूरा पूरा करिकुलम था ना वो इनकी थ्योरी के बाद चेंज किया गया। और जो मैथ्स और साइंस में सिंगापुर का सिलेबस वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस माना जाता है इसी चीज के रिगार्डिंग। तो जो आप देखें कि इनमें से कौन सी जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेज नहीं है, वो है, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले इनएक्टिव इनकी है,
आइकॉनिक स्टेज है और सिंबॉलिक स्टेज है। तो जो स्टेज नहीं है वो है आपकी एक्राइलिक स्टेज। तो यहाँ इस क्वेश्चन से आप दो चीजें ध्यान रखिएगा कि ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और उसकी स्टेजेस क्या क्या है, और इन स्टेजेस का सिग्निफिकेंस मतलब डे टू डे लर्निंग में भी काफी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, अकॉर्डिंग टू मेयर एंड सेलोवे which of the following process is not an aspect of emotional intelligence? कि इनमें से जो मेयर एंड सेलोवे की जो प्रोसेस है, इनमें से इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट यानी कि पार्ट होना किसी चीज का, या उसका कुछ ऐसे कंपोनेंट टाइप कह सकते हैं आप, या फीचर होना उस चीज का, फीचर नहीं है, एस्पेक्ट कौन सा नहीं है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो है अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले वही जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो कंसेप्ट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि अगर इस पे किसी ने थ्योरी दी है तो वो उसको किस चीज से रिलेट कर सकता है। तो जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि आपका EI, या जिसे हम कई बारी इमोशनल क्वोशिएंट यानी कि EQ भी कह देते हैं, वो क्या है। सिंपल भाषा में ये आपके ब्रेन की एबिलिटी होती है, मतलब ब्रेन्स एबिलिटी, जो कि देखेगा कि फीलिंग्स जो है वो आ रही है, टू सी द फीलिंग्स और बाद में उनका सही यूज करना, एंड यूज देम। यूज का मतलब है कि ब्रेन उस चीज को लिसन करेगा कि वो फीलिंग क्या कहना चाह रही है, और फिर उसके बाद उसका उसे मैनेज कर देगा इफेक्टिवली। सिंपल भाषा में समझे तो ये है कि आपका माइंड या आपका जो दिमाग है वो इतना डेवलप है कि आप उसे, जो आपकी इमोशन है, जैसे मान लें कभी आप नाराज हैं, गुस्से में है, या रो रहे हैं, या खुश हैं, तो आपका दिमाग उस चीज को समझे और आप ऐसे एकदम अपने इमोशन में आउटबर्स्ट ना हो जाए, मतलब आपका इमोशंस एकदम ऐसे निकल के ना आए, आपका दिमाग उसे चैनलाइज कर सके। तो ये जो है ना, ये आपका इमोशनल क्वेश्चन होता है। कहते हैं कि आपका IQ इम्पोर्टेंट है, पर EQ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी का IQ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पर उस इंसान का EQ स्ट्रांग नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस उसकी स्ट्रांग है पर वो अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता है अच्छे से, तो फिर इस आदमी का जो जितना पोटेंशियल होता है ना, ये उतना डेवलप नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने इमोशंस की वजह से पीछे रहता है, कि जैसे उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा और ये सब चीजें। तो इसके रिगार्डिंग जो मॉडल डेवलप किया है ना, वो किया है जॉन मेयर एंड पीटो सैलोवी। ये आपका जो मॉडल है इन्होंने डेवलप किया है, और ये 1990s की बात है। इन्होंने कहा कि जो आपका EQ होता है ना, वो 4 स्किल्स का सेट होता है, मतलब उसके लिए आपकी 4 स्किल्स होती हैं, मतलब आपके इमोशंस मैनेज करने के लिए। तो फिर इन्होंने ऐसे जैसे कैटेगराइज किया इनको 4 स्किल्स को। सबसे पहले इन्होंने क्या कही है, परसीविंग। परसीविंग का मतलब होता है कि हमारी एबिलिटी, कि हम पहचान सके चीजों को, किसी को फेस देख के हमें पता लगे कि वो कैसे इमोशंस में है, मतलब हम फेस को डिटेक्ट कर सकें, या वॉइसेस या पिक्चर से हमें पता लगे कि कैसा इमोशंस है, हमारी खुद की और दूसरों की भी, दोनों चीजों की। और ये फाउंडेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्योंकि जब तक हम पता ही नहीं लगा पाएंगे ये कौन सा इमोशंस है, तो फिर तब तक तो हम चीजों को समझ नहीं सकते ना आगे, कि हमें ये नहीं पता लग रहा कि खुशी है या गमी है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। तो हमें सबसे पहले परसीव करना आना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि ये क्या इमोशन है, क्या वो किस चीज का इमोशन है। सेकंड है आपकी यूजिंग इमोशन। यूजिंग इमोशन का मतलब है कि आपको उस इमोशन को यूज करना आना चाहिए, यानी कि आपका जो इमोशन है ना, और जो आपका मतलब हेड प्लस हार्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करें। ऐसा नहीं है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। कन्फ्लिक्ट मतलब जब आपके दिल दिमाग की नहीं बनती है, तो आपको भी पता है कि आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना आपको करना चाहिए। तो सेकंड जो इनकी है वो है कि हमें उस इमोशन को यूज करना आना चाहिए। थर्ड है कि अंडरस्टैंडिंग इमोशन।
हमें इमोशन को समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मिक्स्ड इमोशन रहता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कैसा फील कर रहे हैं। मतलब हम समझ नहीं पाते हैं सिचुएशन को, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स टाइप की सिचुएशन आ जाती है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नॉर्मल है लाइफ में, जरूरी नहीं है कि हम कभी गुस्से में है तो कई बार होता है ना कि हमें गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा है, हम हंस रहे हैं तो भी रो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मतलब उसके लिए हमारी इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि कौन सा इमोशन किस चीज में लाई कर रहा है। और चौथा हो गया कि अगर आप ये समझ पा रहे हैं, उनका यूज कर पा रहे हैं या उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो चौथी जो चीज आपकी वो होगी ना, मैनेजिंग इमोशन। या आपने समझ लिया, देख लिया, डिटेक्ट कर लिया कि क्या चीज है, पर आप अब उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है ना, कि अब आप उस चीज को मैनेज कर सकें कि आपको उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है, या आप अपनी फीलिंग को रेगुलेट कर सकें। तो फिर खुद में भी और दूसरों में भी, मतलब ये दोनों चीजों के रिगार्डिंग काम आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका इमोशन है तो वो सिर्फ आप मतलब आपकी सिर्फ अपने साथ हेल्प करेगा। मतलब मान लें कि अगर आप किसी और के इमोशंस को समझ पा रहे हैं तो आप उस इंसान के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अच्छी होगी। खुद को तो हेल्प करता ही है, ये दूसरे के केस में भी हेल्प करता है। तो यहाँ हमने देखा कि इनकी 4 स्किल्स हैं: परसीविंग, यूजिंग इमोशन की मतलब इमोशन का यूज करना, अंडरस्टैंड करना इमोशन को, और उसको मैनेज करना। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो आपकी देखें कि जो आंसर नहीं है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। मतलब इन्होंने कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट नहीं दिया है। तो फिर जो नहीं, नोट ही पूछा गया है कि आपसे कि नोट फीचर जो एस्पेक्ट नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो है आपका कंस्ट्रक्शन। ईक्यू आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करता है। तो अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी है तो आपकी लाइफ की बाकी चीजें भी अच्छी रहेंगी। और अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं तो प्लीज इसे ऐसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हम इसे टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही जैसे रहते हैं।